नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। और हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के लिए जो एक अति महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज की कक्षा में हम एक अति महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर जो मुख्य लिखित परीक्षा होती है, उसमें अनेकों अनेक प्रश्न इस बिंदु से आते हैं, प्रस्तावना से आते हैं। और आज की कक्षा में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है प्रस्तावना को समझना, और ख़ासकर प्रस्तावना में उल्लेखित जो मुख्य शब्द हैं उससे जो विचारधारा उपजती है और उससे भारत का जो एक किरदार बनता है, भारत के लोगों को जो सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं, उनकी एक अच्छी समझ को विकसित करना है। और अंत में हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या इस मुख्य प्रस्तावना के टॉपिक से जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं या फिर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना से। अगर हम इसको पढ़ें तो एक कविता का आभास होता है, एक बहुत ही सौंदर्यपूर्ण कविता का आभास होता है। तो जैसे हम देखें कि जो शब्द चुने गए हैं, टोटल 85 शब्द हैं प्रस्तावना के अंदर, और हर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। दुनिया के ज़्यादातर लोकतांत्रिक संविधानों की प्रस्तावना की शुरुआत इसी तरीके से होती है, ताकि ये बताया जा सके कि जो संविधान को शक्ति मिल रही है वो शक्ति स्रोत उस देश के लोग हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कुल 85 शब्द, हर एक शब्द की महत्ता संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा है। तो जैसा हमने बात की थी कि जो आज का हमारा काम है, इस प्रस्तावना के जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको समझने के लिए है। अब प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों की बात करें तो जो सर्वप्रथम तौर पर हमें शब्द मिलता है वो मिलता है संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न, संप्रभुत्ता। जैसे हमने बात की है कि भारत के लोग जो भारत को बनाना चाहते हैं इस संविधान के द्वारा, वो कैसा भारत होगा। तो पहले जो 5 मुख्य शब्द हैं वो हैं संप्रभुत्ता संपन्न, साथ ही में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इन 5 शब्दों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले संप्रभुत्ता क्या चीज़ है। तो जो संप्रभुत्ता और पूर्ण रूपेण संप्रभुत्ता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर संप्रभुत्ता की बात करें और 2 पंक्तियों में इसके मायने जानना चाहें तो संप्रभुत्ता होती है किसी भी देश के द्वारा अपने आंतरिक निर्णय लेने की और बाहरी निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता, और कोई भी संप्रभुत्ता संपन्न देश अपने से ऊपर किसी और शक्ति को नहीं मानता है। मतलब ये कि अगर भारत को अपने आंतरिक निर्णय करने हैं, कोई भी नीति भारत में लागू करनी है, हम चाहे अपने भारत के अंदर आटा दाल स्कीम चलाएं, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाएं, या फिर इसके इतर आशा स्कीम हो, या इसके अलावा कोई भी सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की स्कीम हो, तो भारत और भारत की संसद इस तरह की किसी भी स्कीम को चलाने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। हम किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव अपनी आंतरिक नीति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मसला सिर्फ आंतरिक नीति का नहीं है, बाहरी नीति का भी, मतलब विदेश नीति। अब हम फ्रांस से राफाल फाइटर जेट खरीदें, या इंग्लैंड से टाइफून खरीदें, या फिर हम रशिया से मिग 30 खरीद लें, तो इस सब पर हम किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब फारसी ज़बान में एक बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, खुद मुख्तारी, अपने निर्णय लेने की खुद में क्षमता होना।
तो हम किसी भी बाहरी ताकत को अपने ऊपर नहीं मानते हैं। वो कोई बाहरी देश भी हो सकता है या फिर कोई बाहरी संस्था भी हो सकती है, जैसे आजकल चलन है बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। अब जब हम बात कर रहे हैं संप्रभुता संपन्न की, तो संप्रभुता क्या संविधान में लिख देने से ही हासिल हो जाती है, या फिर किसी भी देश को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के बाद संप्रभुता हासिल होती है? तो देखिए, अगर हम लिखती बात में जाएं तो फिर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो हमने यहाँ पर संप्रभुता संपन्न लिख दिया, तो लिखती तौर पे तो हम संप्रभुत्व हो गए। लेकिन क्योंकि ये एक लिखती वक्तव्य के साथ साथ एक व्यवहारिक वक्तव्य है, तो फिर अगर हम बात करें 1950-60 के दशक की, तो भारत की आर्थिक राजनीतिक शक्ति इतनी नहीं थी कि हम अपने हर निर्णय को सिर्फ अपने मंशा के द्वारा ही ले सकें। तो हमें बहुत सारे बाहरी दबाव भी झेलने होते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे तरक्की की है, तो आज भारत काफ़ी हद तक संप्रभु है, या फिर कहें पूर्ण रूपेण संप्रभुता हम हासिल कर पा रहे हैं। अंत में हम देखेंगे कि क्या आज के नए तौर तरीके हैं जिससे कोई देश दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला कर सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से विभिन्न देशों की संप्रभुता पर हमला करती हैं। पर कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं, और ख़ासकर ये फ़र्क कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश वो स्वतंत्र तो है पर संप्रभु नहीं है, और क्या नए तौर तरीके हैं जिनसे संप्रभुता के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो पहला भारत का ही एक उदाहरण लेते हैं। साल 2004-05 की बात है, जब भारत अमेरिका से असैन्य परमाणु समझौता करने जा रहा था। ये भी सनद रहे, ये उसी दौर की बात है जब 1999 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, और भारत उस वक्त दुनिया भर के देशों से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा था। अब उस दौर में कोई भी देश भारत को परमाणु समझौता देने के लिए तैयार नहीं था। ना हमारे पास परमाणु तकनीक कोई देने को तैयार था, और ना ही परमाणु ईंधन देने को तैयार था। इसी दौर में मनमोहन सिंह साहब का जादू चलता है, जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, और अमेरिका, दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाने वाला देश, हमें सिविल न्यूक्लियर डील, असैन्य परमाणु समझौता देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें संप्रभुता का क्या रिलेशन है? तो याद रहे कि इसी असैन्य परमाणु समझौते की एक शर्त थी हाइड एक्ट। हाइड एक्ट के द्वारा अमेरिका ने यह कहा कि देखिए, आप परमाणु समझौता तो हमसे करने जा रहे हैं, पर हमें शक है कि आप फिर परमाणु हथियार बनाएंगे इससे, तो इससे कहीं विश्व शांति खतरे में ना आ जाए। इसके लिए अमेरिकी संसद ने एक कानून पास किया जिसमें परमाणु समझौते की एक शर्त के तौर पर अमेरिका हमें अपनी विदेश नीति के लिए कुछ बिंदुओं पर अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकता है। मतलब कुछ निर्देश आएंगे अमेरिका से जो भारत को अपनी विदेश नीति में शामिल करने होंगे, ताकि विश्व शांति को कोई खतरा पैदा ना हो। लेकिन सनद रहे, इस चीज़ को भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला माना गया। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था कि भारत को परमाणु समझौता चाहिए, परंतु अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। और इतिहास गवाह है कि जब तक हाइड एक्ट की ये शर्तें हटा नहीं ली गई, तब तक भारत ने परमाणु समझौता और उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आते हैं दूसरी तरफ, और क्या तरीके हो सकते हैं। तो हमारा एक परम मित्र देश है पाकिस्तान, और हमारी मित्रता के चर्चे तो दुनिया भर के अंदर हैं। अब यहाँ पर किस तरीके की संप्रभुता है, या संप्रभुता है भी या नहीं। स्वतंत्र तो है, ये तो हम जानते हैं, तो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ था। अब बात आती है साल 2001 की, जब अमेरिका में WTC अटैक हुए, अलकायदा ने हमला किया, और कवि कुमार विश्वास के शब्दों में कहूँ तो लादेन एकादशी दे दी गई अमेरिका को। अब आते इस तरफ हैं कि जब अमेरिका को ये पता चला कि उसकी धरती पर सबसे बड़ा हमला करना ये अलकायदा का काम है, तो फिर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया गया अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका ने कहा कि दुनिया में जहाँ जहाँ आतंकवाद है, अमेरिका वहाँ पर आतंकवाद को नष्ट करने का काम करेगा, और सबसे पहले जिसने भी हमला किया है बारी उसकी आएगी। तो पता चला हमला किया है अलकायदा ने, जिसके शीर्ष मुखी हैं ओसामा बिन लादेन। पता किया गया ओसामा बिन लादेन कहाँ है, तो पता चला अफ़गानिस्तान में छुपे हैं। अब अफ़गानिस्तान की जो भूमि है, जो भूभाग है, वहाँ पर उस दौर में डायरेक्ट हमला
अमेरिका के द्वारा पॉसिबल नहीं था। तो अमेरिका को अफगानिस्तान के आसपास एक ज़मीन चाहिए थी जहां पर उसकी वायुसेना उतरे और उसमें ईंधन भरा जाए, उसमें बम बारूद भरे जाएं और अफगानिस्तान के ऊपर बम हमले किए जाएं। उसके बाद ही थल सेना का रोल आना था। तो इस सब के बीच में चुना गया पाकिस्तान को। अब आते हैं संप्रभुता और निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर। तो जब अमेरिका ने मदद मांगी पाकिस्तान से तो किस लहजे, किस शब्दों के अंदर मांगी? तो अमेरिका के उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, गृह मंत्री समझ लें, तो उन्होंने फ़ोन किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जो तब तक तख्ता पलट करके पाकिस्तान के शीर्ष पे बैठ चुके थे, और इनसे कहा कि अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए हमें आपकी धरती चाहिए और आप डिसाइड कर लें कि आप हमारी तरफ हैं या तालिबान की तरफ हैं। अब इसके एक दिन बाद जो पाकिस्तान के ISI चीफ थे, ISI के मुखी थे, वो मौके पर न्यूयॉर्क में ही मौजूद थे और उनको मिलते हैं अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ होम, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज, और वो कुछ सख्त संदेश देते हैं जो ISI मुखी वापस भेजते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को। और इसमें अमेरिका ने चेतावनी दी कि ना सिर्फ आपको ये चुनना है कि आप अमेरिका की तरफ हैं या तालिबान की तरफ, लेकिन अगर आप तालिबान को चुनते हैं तो हम आप पर इतनी बमबारी करेंगे कि आपको पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। फेमस कोट था, वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। अब इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने ये दिक्कत थी कि एक इस्लामिक देश होते हुए दूसरे इस्लामिक देश पे हमले के लिए एक पश्चिमी शक्ति को अपनी ज़मीन कैसे मुहैया कराएं। कल को इस्लामिक देशों को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि मैं कोई धर्मगुरु की पदवी पर नहीं बैठा था, मैं एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा था और मुझे वही निर्णय लेना था जो मेरे राष्ट्र और उसके लोगों के हित में था। और ये बात तो जग जाहिर है कि जितनी भी तरक्की उस वक्त तक 60 सालों में पाकिस्तान ने इकट्ठी की थी, उसको तबाह करने में अमेरिका को 60 घंटे भी नहीं लगेंगे। और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने अपनी धरती अमेरिका को दी अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखें कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें अपनी धरती एक दूसरे देश की सेना को आप दे रहे हैं, लेकिन क्या ये स्वायत्त निर्णय था? ये स्वायत्त निर्णय कतई नहीं था। ये अमेरिका के पूरे दबाव और धमकी में लिया गया। ये तरीके हैं जिससे किसी भी देश की संप्रभु शक्तियों का नाश किया जाता है, उसकी संप्रभुता को नष्ट कर दिया जाता है। और ये कहानी क्या मैं आपको सिर्फ मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर सुना रहा हूँ? नहीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक आत्मकथा है लाइन ऑफ फायर, उसमें इस घटना का जिक्र वो खुद करते हैं। ये सारे शब्द उस किताब में लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से एक देश की संप्रभुता को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। इसके अलावा, इससे इतर क्या तरीके हैं जिससे आजकल संप्रभुता के ऊपर हमले किए जाते हैं? तो एक तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर करके दिखाई दिया है। अब यूक्रेन चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए और नाटो ज्वाइन कर ले, लेकिन रशिया ने कहा कि नहीं, ये हमारे हितों के खिलाफ है और आपको कोई भी इस तरह का ग्रुप जो कि रशिया के हितों के खिलाफ है वो ज्वाइन नहीं करने देंगे। हमला ही कर दिया। लेकिन इससे इतर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF है, विश्व बैंक है, ये विभिन्न मुल्कों को पैसा देने के एवज में बहुत सारी शर्तें भी उनके ऊपर थोप देते हैं, जिससे विभिन्न देशों को अपनी आंतरिक नीति और बाहरी नीति में बदलाव करने पड़ते हैं। जब ये दबाव आता है किसी देश के ऊपर तो हम कहते हैं संप्रभुता से समझौता किया गया है। या फिर जैसे चीन आजकल दुनिया भर में कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में डेप्ट ट्रैप्ट कहा जाता है या फिर ऋण काल चक्र कहा जाता है, कि किसी भी देश को जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको आप ऋण मुहैया करा दें और बदले में उसकी नीतियों में अपना दखल रखें। तो ये आज के नए तौर तरीके हैं जिससे किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर हमले किए जाते हैं। और ये भी याद रहे, ये सनद रहे कि संप्रभुता एक लिखती व्याख्यान होने के साथ साथ एक व्यवहारिक व्याख्यान भी है, एक व्यवहारिक चीज़ भी है। व्यवहारिक इस तरह से कि जैसे जैसे किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक शक्ति बढ़ती है, वो अपनी संप्रभुता को उतनी ही सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो भारत की संप्रभुता काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आज के जो वैश्विक समाज में हम जी रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें किसी भी देश की संप्रभुता पूरी तौर पर स्थिर नहीं है, क्योंकि हर देश को
अंतर्राष्ट्रीय कालचक्र को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, सामाजिक नीतियों या फिर जो उनकी डिफेंस स्ट्रेटजीज है उनको देखते हुए अपनी नीतियों में कुछ तो बदलाव करने ही होते हैं। बट ये बहुत व्यवहारिक चीज़ है। अब आते हैं दूसरे शब्द की तरफ कि भारत एक तो संप्रभुता संपन्न होगा, ये हम समझ चुके हैं, और हमारी संप्रभुता अन्य देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है, बल्कि हम तो विश्व नेता या फिर विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरा शब्द है वो है समाजवादी। तो समाजवाद, भारत की नींव के अंदर समाजवाद की बात की गई है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो समाज के हर हिस्से, हर वर्ग को साथ लेकर आगे चलने की बात करता है। देखिए, दुनिया भर में मोटी मोटी 2 राजनीतिक दर्शन जिन्होंने इस नए विश्व दर्शन को जन्म दिया है, या फिर कहें कि जितना भी मुल्कों का व्यवहार है देशों का, वो इन 2 राजनीतिक दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और किसी राजनीतिक दर्शन से इतना प्रभावित नहीं दिखता है। तो एक है पूंजीवाद और उसके जवाब में समाजवाद। पूंजीवाद की मोटी मोटी बात करें, पहली बात तो भारत की नींव में पूंजीवाद है नहीं, लेकिन अगर पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था जहां पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा हावी रहेगा। मतलब कि कुछ पूंजीपति होंगे, वो आएंगे, अपनी पूंजी लगाएंगे व्यापार के माध्यम से, और फिर जितनी भी वस्तुएं या फिर सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उस पर जो कंट्रोल रहेगा वो पूंजीपतियों का रहेगा, और साथ ही राज्य का जो कंट्रोल है वो बहुत कम होगा। मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर और उनके उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार वो आपके पूंजीपतियों का होगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि सर्व कल्याण होगा। भाई, जब भी कहीं पूंजीपति आएंगे, अपनी पूंजी लगाएंगे, उससे व्यापार होगा, वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होगा, तो वो सभी लोगों में मिलेगी। जैसे एक मीमांसा ये कहती है कि अगर किसी बड़े पूंजीपति ने, अडानी ने, अंबानी ने कोई फैक्ट्री लगाई है तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और वहां पर जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग भी तो लोग ही कर रहे हैं। तो उससे लोगों के जीवन स्तर में अपने आप सुधार आता चला जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन फिर जर्मनी में पैदा हुए कार्ल मार्क्स, और उन्होंने पूंजीवाद के क्रूर चेहरे को उजागर किया, और उन्होंने कहा कि ये जो लुभावनी बातें पूंजीवाद के द्वारा बताई गई हैं ये सत्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे शोषण का काला सच छुपा हुआ है। क्योंकि पूंजीवाद के अंदर ये भी शामिल है कि पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का हक होता है। लेकिन इस मुनाफा कमाने के चक्कर में फिर पूंजीवाद कर क्या रहा था, जैसा कि मार्क्स ने समझाया कि देखिए, ये कृषकों का और मजदूरों का शोषण कर रहा है। मतलब कि किसी भी पूंजीपति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है या कोई उत्पादन करना है तो उसको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो उसको कच्चा माल चाहिए जिससे वो कोई भी आगे उत्पादन की प्रक्रिया को अंजाम देगा, और दूसरा उसको चाहिए मजदूरों की सेवाएं, उसको श्रम चाहिए। तो कोई भी पूंजीपति करता क्या है, श्रमिकों का शोषण करता है, ज़्यादा काम कराना, उनको कम सुविधाएं मुहैया कराना। और दूसरी तरफ जो कच्चा माल है जिसको पैदा करने के लिए आमतौर पर कृषक काम करते हैं, तो कृषकों से कम पैसे पर माल का आयात करना। अब यहाँ पर वही सारी मीमांसाएं, जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान यूं के क्योंकि आलू का दाम बहुत गिर गया, 2 पैसे पर किलो से भी गिर गया, तो उसको सड़कों पर फेंकाते हैं। लेकिन वहीं लेस जैसी बड़ी कंपनीज बहुत कम दाम पर ये आलू खरीदती हैं, उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला और एक पैकेट में ढेर सारी हवा भरकर वही कुछ 100 ग्राम आलू वो 20-20 रुपए में बेच रहे होते हैं। तो ये पूंजीवाद का जो कालचक्र है और किस तरह से ये शोषण में अभिव्यक्त हो रहा है, ये कार्ल मार्क्स ने समझाया। तो फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि बेहतर शासन प्रणाली क्या हो सकती है। हालांकि जो कार्ल मार्क्स का व्याख्यान था वो इस बात के ऊपर था कि मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद होना चाहिए, लेकिन उसी से प्रभावित होकर एक चीज़ आती है समाजवाद। समाजवाद मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर और देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन पर पूंजीपतियों का कब्जा ना होकर उन पर राज्य का कब्जा होना चाहिए। राज ही उत्तराधिकारी होनी चाहिए राज के सारे स्रोतों की, और फिर राज को ये सारे स्रोत इस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए कि आम जनमानस का भला हो सके। अब यहाँ पर आम जनमानस का भला करने के लिए राज्य को शक्तियाँ प्राप्त होंगी,
और यहाँ पर राष्ट्रीयकरण का भी स्कोप बढ़ जाता है। मतलब कि अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो ज़मीन का असल हकदार वो राज्य ही है। अगर ज़मीन चाहिए तो आइए आप लीज पर ले लीजिए, कुछ टाइम के लिए ले लीजिए, उस पर खेती करें, मिल लगाएं, पर जो अंततः स्वामी है वो राज्य होगा। ये बड़ी सी परिकल्पना है, या मोटे तौर पर परिकल्पना है समाजवाद की। और समाजवाद साथ ही राज्य के ऊपर ये भी निर्देश करता है कि इन स्रोतों का इस तरह से इस्तेमाल हो कि सभी का भला हो सके, हर घर का चूल्हा जल सके। अब मसला ये आता है कि समाजवाद बहुत तरह का हो चुका है। जैसे CEM जॉर्ज साहब की एक पंक्ति है, समाजवाद को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करती है कि समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसको बहुत सारे सिरों पर पहना गया है, और इसकी वजह से जो समाजवाद का असल स्वरूप था ये बिगड़ चुका है। आज बड़ा मुश्किल है समाजवाद को किसी 4 परिभाषा या 4 पंक्तियों की परिभाषा से परिभाषित करना। जैसे कि यही समाजवाद जब रशिया में लेनिन साहब के हाथ में आएगा तो ये बदलता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, मतलब कृषकों और श्रमिकों की ही चलेगी देश के अंदर, जो वो कहेंगे उन्हीं के हिसाब से नीतियां बनेंगी। लेकिन यही समाजवाद जब लेनिन से निकलकर उन्हीं के चेले स्टालिन के हाथ में आता है तो ये बदलता है तानाशाही में, और एक ऐसी तानाशाही जिसने लाखों लाख रशियन लोगों को ही मारने का काम किया। स्टालिन साहब का ये कहना था कि मैं समाजवाद का पथ प्रदर्शक हूँ और मैं समाजवाद के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो मेरे खिलाफ बोलता है वो समाजवाद के खिलाफ बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीने का हक नहीं है। और यही समाजवाद जब रशिया से निकल के चीन में माओ जेडोंग के हाथ में आएगा तो ये बनता है हथियारबंद विद्रोह। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, ऐसी एक पंक्ति हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि माओ जेडोंग साहब कहते हैं कि सुनो कृषकों, सुनो श्रमिकों, इधर आओ, क्या सरकार तुम्हारा भला कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो फिर चुप क्यों बैठे हो, हथियार उठा लो, हथियारबंद विद्रोह करें, सरकार को अपदस्थ करें और फिर एक कम्युनिस्ट सरकार बना ली जाए। तो फिर इन सारे समाजवादों में से हम किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? क्या हम माओइज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे यहाँ बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रतिबंधित संस्था है। क्या लेनिन वाला है या फिर मार्क्स वाला है? तो ये याद रखें कि हमारे यहाँ का जो समाजवाद का स्वरूप है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब ये मार्क्स और गांधीवाद की नीतियों से प्रभावित है, जिसमें झुकाव हमारा गांधीवादी विचारों की तरफ ज़्यादा है। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब कि समाजवाद के लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलते हुए। तो एक तो हथियारबंद विद्रोह का हमारे यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों पर, मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए ही काम करेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमें समाजवाद के लक्ष्यों को हासिल करना है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ना तो जैसे हमने समाजवाद का जो ओरिजिनल स्वरूप था, असल स्वरूप था, जिसमें राष्ट्रीयकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि देश के हर स्रोत पर सरकार का या राज्य का कब्जा होगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ही हम पूंजीवाद को पूरी तरह फॉलो करते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पूरी तरह से पूंजीपति हावी होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कि लोगों के उद्धार को हासिल करना है, उसके लिए चाहे राष्ट्रीयकरण का रास्ता हो चाहे पूंजीवाद का रास्ता हो, हम दोनों में एक परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए लोगों का उद्धार करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको प्राइवेट संस्थाएं भी मिलेंगी और सरकारी संस्थाएं भी मिलेंगी। जैसे हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, और इसी के साथ हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल भी मिलेंगे। तो हमें मैक्स, फोर्टिस जैसे संस्थान और इसके साथ PGI और एम्स जैसे संस्थान भी मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप बसों में यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे प्राइवेट बस सर्विस भी हमारे यहाँ पर है, और साथ ही में हर राज्य का अपना एक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था भी है। अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ हम अपने समाजवाद के मूल्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है इस देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना करना। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है देश में गरीबी, बीमारी, भूखमरी का उन्मूलन और साथ ही अवसरों में असमानता को खत्म करना।
तो इस तरह के एक समाजवाद की परिकल्पना की गई है भारत को बनाने के लिए। अब आगे आते हैं तो बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। अब पंथ निरपेक्ष की जब हम बात करते हैं, या धर्म निरपेक्ष भी इसको कई बार कहा जाता है, तो इसके बारे में तो मुझे लगता है आपको काफ़ी जानकारी होगी। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप में से जो भी मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, आप में से कौन कौन धर्मनिरपेक्ष हैं? 5 सेकंड इसके ऊपर विचार करें, क्या आप वाकई पंथ निरपेक्ष हैं? क्योंकि अंत में जब हम धर्मनिरपेक्ष के वृहद स्तर को देखेंगे और इसकी सीमाओं को देखेंगे, तब हमें शायद दोबारा विचार करना पड़ सकता है। बात शुरू करते हैं पंथ निरपेक्ष। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत राज्य एक पंथ निरपेक्ष होगा, तो इसका मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हम ना तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ना ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इन देशों का पूर्ण नाम सुने तो आपको धर्म भी साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। अब एक ऐसा देश जो अपने स्वरूप में धर्म की परिकल्पना कर रहा है, एक खास धर्म की परिकल्पना कर रहा है, तो वहाँ पर समतामूलक समाज तो नहीं हो सकता है। जो भी धार्मिक आधार पर कम गिनती हैं, उनके हकों की लूट हो सकती है। इसके उलट अगर हम आएँ जहाँ पर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की गई है, जैसे कि भारत के अंदर, तो यहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य हर धर्म को समानता के साथ ट्रीट करेगा। अब यहाँ पर बात करें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बनाना है, तो ये भी याद रखें भारत और भारत के लोग भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जिसको यूपीएससी भी विगत वर्षों में पूछ चुकी है, खासकर फ्रांस के संदर्भ में। तो क्या फ़र्क है पश्चिमी पंथ निरपेक्षता का और भारत की पंथ निरपेक्षता का? तो इसका जो मोटा मोटा फ़र्क है, भेद है, वो ये कि अगर हम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को देखें तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग हैं। तलाकशुदा आप समझ सकते हैं। मतलब कि इन देशों में, खासकर जहां फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रांस के अंदर राज्य ये कहता है कि धर्म आपका बहुत निजी मामला है और आप इसको अपने निजी क्षेत्र तक सीमित रखें। जहाँ पर भी राज्य के कानून हैं, वहाँ पर आपका धर्म राज्य के कानूनों के आड़े नहीं आ सकता है। और अगर आपकी कोई भी धार्मिक मान्यता या गतिविधि राज्य के कानूनों के आड़े आती है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को लिमिट कर दिया जाएगा, एक परिक्षेत्र में कैद कर दिया जाएगा। राज्य के कानूनों से आप या राज्य के कानूनों की आप उल्लंघना नहीं कर सकते हैं। तो एक पूरी तरह से डाइवोर्स, एक पूरी तरह से तलाक है, पूरी तरह से विच्छेद किया गया है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य का और धार्मिक मसलों का। बट इसके उलट जब हम आते हैं भारत के अंदर, तो यहाँ पर कहा जाता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता ये है कि यहाँ पर धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग नहीं किए गए हैं, मतलब आपस में मिक्स भी नहीं है पर पूरी तरह से अलग नहीं है। यहाँ पर राज्य पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकता है धार्मिक मसलों के बारे में। भारत के बारे में कहा जाता है कि राज्य और धर्म रेल की दो पटरियों की तरह हैं जो चलते साथ साथ हैं पर आपस में कभी मिलते नहीं हैं। तो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मसला ये है कि हमारी सरकार धार्मिक मामलों पे तटस्थ रहेगी, मतलब ना तो ये धार्मिक होगी और ना ही धर्म के विरुद्ध काम कर रही होगी, ना धार्मिक है ना अधार्मिक है, बस धार्मिक मसलों पर तटस्थ रहेगी। और साथ ही अगर भारत की बात करें और इसकी हम जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, इसमें मसला ये कि देखेंगे सरकार फिर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकती है धार्मिक मसलों के बारे में। जैसे अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा की, तो अमरनाथ यात्रा का जितना भी रास्ता है और वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हैं वो सरकार के खर्चे पे किए गए हैं। इसके अलावा सिख धर्म के लिए भारत सरकार ने 5 तख्त साहिब के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हुई हैं। तो इस तरह सरकार धार्मिक मामलों के इर्द गिर्द रहती है, लेकिन धर्म और राज्य मिक्स नहीं होगा हमारे यहाँ पर। अब तक जो पंथ निरपेक्षता की हमने या धर्म निरपेक्षता की बात की है, इसमें मूल भाव हमारा धर्म के इर्द गिर्द ही रहा है। तो क्या भारतीय पंथ निरपेक्षता सिर्फ धर्म की बात करती है? नहीं, हमारी धर्मनिरपेक्षता इससे कहीं वृहद है। तो हमारी धर्म के प्रति जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है, इसमें यह भी समाहित है अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं भी करता है, लेकिन फिर जातिगत आधार पर या फिर लिंग के आधार पर ऐसी चीज़ों पर भेदभाव करता है,
तो भी ये धर्मनिरपेक्ष नहीं कहला सकता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सब ठीक है, धर्म के मामले में कोई मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, लेकिन जातिगत आधार पर भेदभाव है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, या फिर रेस के आधार पर वो भेदभाव करता है, रंग के आधार पर भेदभाव करता है, तो फिर वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाता है। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है वो पश्चिमी निरपेक्षता के सिद्धांत से कहीं वृहद है। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप में से कौन कौन धर्मनिरपेक्ष है, अब मैं आपसे कतई नहीं पूछूंगा कि आप में से कौन कौन पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है। ये सवाल आप खुद से करें कि अगर आप जातिगत आधार या लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष कतई नहीं हो सकते हैं, और साथ ही में आप फिर एक अच्छे लोक सेवक भी नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं। लोकतंत्रात्मक भारत लोकतंत्र की नींव पर खड़ा होगा, मतलब कि जैसे हम आज देखते हैं कि भारत में लोग पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक या राष्ट्रपति तक कहीं ना कोई खुद अपनी मतों के द्वारा चुनते हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष इलेक्शन हो या परोक्ष निर्वाचन हो। अब लोकतंत्रात्मक ढांचे के बारे में अगर बात करें तो भारत के लोकतंत्रात्मक ढांचे के बारे में यह कहा जाता है कि संस्थागत लोकतंत्र तो काफ़ी अच्छा है। संस्थागत लोकतंत्र से हमारा भाव ये है कि जो भी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, जैसे पंचायतें हैं, जैसे विधानसभाएं हैं, जैसे भारतीय संसद है, इस पर तयशुदा वक्त पर हर 5 साल में इलेक्शन करा लिए जाते हैं, लोग अपने मतों द्वारा चुनते हैं, तो संस्थाएं तो अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि भारत के अंदर भागीदारी लोकतंत्र अभी समृद्ध नहीं हो पा रहा है। भागीदारी लोकतंत्र से हमारा भाव ये है कि लोकतंत्र की जो भावना है वो ये कहती है कि जो राज्य की नीतियां बनेंगी, राज्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो लोगों की इच्छा स्वरूप लिए जाएंगे, लोगों की भागीदारी शामिल होगी। लेकिन भारत में ये भागीदारी अभी शामिल नहीं हो पा रही है। याद रहे, सिर्फ मत डाल देना या अपने मत से सरकार चुन लेना ये पहला कदम हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, बट इसके आगे जाकर निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना ये सही मायने में भागीदारी लोकतंत्र होगा, और हम ऐसा ही एक भागीदारी लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ही के मतों द्वारा चुने गए एक विधायक साहब या फिर एक सांसद साहब चुने जाने के बाद कितना आसान है उनसे मिल लेना भर। अगर आपकी कोई परेशानी है, आपके मोहल्ले आपके गांव की कोई परेशानी है, उसको लेके मिल लेना भर भी कितना आसान या कितना मुश्किल है। तो हम जानते हैं 100 फ़ोन कराने पड़ते हैं कि फ़लाँ का फ़लाँ वहाँ पर सेक्रेटरी लगा है, सचिव लगा है, वो बात कराएंगे तो विधायक साहब से मिलवा देंगे। मिलना भर इतना मुश्किल है, और साथ ही में इस जो आपकी परेशानी है इसका निवारण भी हो पाएगा या नहीं ये भी सुनिश्चित नहीं है। या फिर एक और चीज़ जो हम देखें कि जिस तरह के व्यवस्थाएं हैं प्रोटोकॉल के नाम पर, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नए राजवंश चल पड़े हैं। जैसे हम अगर अपने लोकतांत्रिक नेताओं की बात करें तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि किसी न किसी राजनीतिक खानदान के वारिस के तौर पर स्थापित हुए हैं। एक नेता खुद के द्वारा चलाई गई मूवमेंट्स के जरिए बनता है। तो हमारे इस वक्त के अगर युवा नेताओं की बात करें जो राष्ट्रीय पटल पर स्थापित नेता हैं, हम स्थापित नेताओं की बात कर रहे हैं, तो उनमें से कितने हैं जो गैर खानदानी राजनीतिक व्यवस्था से आते हैं। ज़्यादातर, मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप अपने अपने राज्यों में देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्थापित नेता वो किसी न किसी राजनीतिक वंशावली की ही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इस वजह से ये भी माना जाता है कि हमारे पास सही मायनों में लोकतांत्रिक नेता नहीं है। या जब कभी आप देखते हैं कि किसी ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी स्कूटी, आपका स्कूटर, आपकी गाड़ी रोक दी गई है और सारा ट्रैफिक जाम कर दिया गया है क्योंकि 15-17 गाड़ियों के काफिले में मंत्री साहब गुजर रहे हैं सायरन बजाते हुए, तो क्या कभी ये भावना नहीं आती है कि सजदा और पायबोस जैसी प्रथाएं, जो मुगल कालीन प्रथाएं थीं, अब नए स्वरूप में लागू कर दी गई हैं? ये हमारी दिक्कतें हैं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर। हाँ, लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। संस्थागत रूप से काफ़ी अच्छा और संविधान में बहुत अच्छी संस्थाएं दी गई हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। हर 5 साल पे इलेक्शन कराए जाते हैं, परंतु मसला हमारा वही है कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं गणराज्य के ऊपर।
गणतंत्र शब्द का सीधा सीधा मतलब है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, राष्ट्र के मुखिया होंगे, ये वंशानुगत नहीं होंगे, किसी वंशावली से नहीं आएंगे, किसी खानदान से नहीं आएंगे, वरन लोगों द्वारा चयनित होंगे। वो प्रत्यक्ष रूप से भी चयनित हो सकते हैं जैसे अमेरिका के अंदर होते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी चयनित होते हैं जैसे भारत के अंदर होते हैं, परंतु किसी भी वंशावली से नहीं आएंगे। जितनी भी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं देशों के अंदर, उसको गणतंत्र के लिहाज से हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो एक जिसे हम कहते हैं राजशाही है, वो भी लोकतंत्र जैसे कि इंग्लैंड, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के बावजूद यहाँ पर राजशाही भी जारी है। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो प्रिंस चार्ल्स, रानी जी के जाने के बाद प्रिंस चार्ल्स को वहाँ पर राजा बना दिया गया है, वही राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं। लेकिन इसके नीचे जो सरकार है, जो संसद है, वो लोगों द्वारा चुनी होती है। तो लोकतंत्रात्मक तो है, लेकिन लोकतंत्रात्मक होने के साथ साथ वहाँ पर राजशाही भी चल रही है। और दूसरी तरफ होते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे भारत, और इसका सीधा सा मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, राष्ट्र के मुखिया होंगे, ये लोगों द्वारा चयनित होंगे, किसी खास वंशावली से नहीं आएंगे। अब हम इन 5 शब्दों के साथ भारत के किरदार को समझते हैं। जैसे प्रस्तावना में उल्लेखित था कि हम भारत के लोग बनाना चाहते हैं भारत को इस संविधान के द्वारा, लेकिन कैसा भारत? एक ऐसा भारत जो संप्रभु होगा, अपने निर्णय चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बाहरले हो, उनको खुद लेने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ समाजवादी मूल्यों पर इस भारत का निर्माण किया जाएगा, साथ ही धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य भारत होगा। ये 5 पहलू हैं जो भारत को परिभाषित करते हैं। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का व्यक्तित्व बताइए, तो भारत के व्यक्तित्व को संविधान के दिशा निर्देश द्वारा हम इन 5 शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा भारत ऐसा भारत है। अब आगे चलते हैं। ऐसा भारत बनाने के बाद इस संविधान के द्वारा भारत के लोगों को कुछ सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं। कौन सी सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं? खासकर वो सुरक्षाएं जो ब्रिटिश काल के दौरान भारत के लोगों को प्राप्त नहीं थी। तो इस संविधान के द्वारा प्रदान की जाएगी सबसे पहले जो सुरक्षा है वो है न्याय की सुरक्षा। और न्याय यूं ही हवा में नहीं लिख दिया गया है, न्याय को उल्लेखित किया गया है। किस तरह के न्याय? वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और साथ में राजनीतिक न्याय। इसको संपूर्ण न्याय की अवधारणा भी माना जाता है। कहना मैं ये चाहता हूं, अगर आप किसी भी समाज को संपूर्ण न्याय की व्यवस्था देना चाहते हैं तो ये 3 तरह के न्याय सुरक्षित कर दीजिए। लोगों को सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और साथ में राजनीतिक न्याय हो। सामाजिक न्याय की बात करें तो समाज में किसी भी आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रंग, भेद, जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के सभी लोगों को न्याय दिया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय की बात करें तो जैसे समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा है, या जो लोगों ने अपनी जीविकोपार्जन के बाद जो भी संपत्ति हासिल की है उसका राष्ट्रीयकरण भी अगर किया जाएगा तो सरकार उसके एवज में कोई ना कोई कंपनसेशन, कोई ना कोई मुआवजा प्रदान करेगी। यूँ नहीं कि लोगों की संपत्तियां ऐसे ही हड़प ली जाएं। इसके अलावा सभी लोगों को जीविकोपार्जन की प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही में जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे एक बात तो ये कि भारत के स्रोतों का इस तरह से वर्गीकरण और इस तरह से विस्तार किया जाएगा कि सभी लोगों का भला हो सके। ऐसा ना हो कि भारत के जितने भी स्रोत हैं, वो चाहे जंगल हैं, वो चाहे कोयला है या कोई और खनिज पदार्थ है, चाहे ज़मीन है, ऐसा ना हो कि कुछ सरमाएदार ही उसके मालिक बनकर बैठ जाएं। सभी लोगों का हक होगा भारत के स्रोतों के ऊपर। इससे आगे चलें तो राजनीतिक न्याय। सबसे पहले तो जब अनुच्छेद 326 में मताधिकार दे दिया गया, वोट का अधिकार दे दिया गया, तो लोगों के राजनीतिक न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि आज से पहले मतलब संविधान के लागू होने से पहले भारतीय शिकायत कर सकते थे सरकार के खिलाफ, उसको कोस सकते थे। लेकिन जब ये संविधान आपको मताधिकार देता है तो मताधिकार देने के बाद अब आप किसी को कोस नहीं सकते। कोस इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि आपने ही तो अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि और सरकार को चुना है। तो फिर
अपने मताधिकार के निर्णय के लिए भी आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। और इसी के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब कि अगर आपकी सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। और अगर सिर्फ मताधिकार से बात नहीं बन रही और आपको लगता है राजनीति में न्याय के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी निर्वाचित किए जा सकते हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर भी आप निर्वाचन क्षेत्र में कूद सकते हैं। तो ये है सामाजिक, आर्थिक और साथ में राजनीतिक न्याय की परिकल्पना। इससे आगे चले तो हम जो अगली सुरक्षा प्रदान करते हैं वो है कुछ स्वतंत्रताएं सुरक्षित रखी जाएंगी। और स्वतंत्रताओं के अंदर जैसे विचार की आज़ादी, आपके जो भी विचार हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे। राज्य आपको ऊपर दबाव नहीं बनाएगा कि आप अपने विचार सिर्फ और सिर्फ राज्य के अनुरूप रखें। मतलब कि यहाँ पर विरोधी स्वर को भी प्रॉपर जगह दी जाएगी। वो विरोधी स्वर आप किसी तरह से आगे अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। तो एक विचारों के द्वारा व्यक्ति की आज़ादी और उसके बाद व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप विचारों को किसी भी तरीके से। आप लिख कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप वो चाहें कोई कविता लिखें, चाहे अखबार में कोई आर्टिकल लिखें। इसके अलावा आप किताब लिख सकते हैं, या फिर बोल कर, गा कर। और आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो सबसे शक्तिशाली औजार बना है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ब्लॉग लिखना या फिर वीडियोस के ज़रिए कोई संदेश देना, यहाँ पर भी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ धर्म की, उपासना की और आस्था की आज़ादी। तो जो भी आपके धार्मिक मूल्य हैं आप उन पर चल सकते हैं। आपके धर्म के मुताबिक जो भी उपासना के मार्ग आपको सुझाए गए हैं, जो भी आपकी आस्था है, वो चाहे भगवान में है, चाहे पत्थर में है, चाहे किसी व्यक्ति में है, आप उस मार्ग पर भी अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, तो ये ज़रूर याद रखें कि ये स्वतंत्रता एक दायरे में है। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट आज़ादी नहीं है, पूर्ण रूपेण बिना किसी बंदिश के आज़ादी वो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप सोचें कि ये स्वतंत्रताएं इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर आप इनको निरंकुश छोड़ दें तो ना सामाजिक ढांचा बचेगा, ना राजनीतिक ढांचा बचेगा। मतलब ये कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। ये नहीं है कि आप भद्दी गालियों पे उतारू हो जाएं या फिर आप अश्लील गीत लिखकर उसको यूट्यूब पर डालने लग जाएं। इसकी आज़ादी नहीं होगी, राज्य आपको रोक सकता है। इसी के साथ अगर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कल कोई ये कहने लग जाए कि भाई हमारे यहाँ तो 2500 साल की परंपरा है कि हर अमावस की रात हम एक व्यक्ति की नरबली देते हैं, तो वो भी आपको अधिकार हासिल नहीं होगा। तीसरी जो सुरक्षा प्रदान की गई है भारत के लोगों को, वो है अवसर की और प्रतिष्ठा की समता या समानता। मतलब भारत के सभी लोगों को समान समझा जाएगा प्रतिष्ठा के मामले में या फिर अवसरों के मामले में। प्रतिष्ठा मतलब किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम नहीं आंका जाएगा, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई जिस तरह का जातिगत भेदभाव है या धार्मिक भेदभाव है, उसके आधार पर राज्य किसी को कमतर नहीं आंक सकता है। सबकी प्रतिष्ठा को बराबर समझा जाएगा, वो चाहे कोई एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो। और इसी के साथ अवसर की समानता, मतलब अवसर किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक तौर की सुविधाओं के बारे में हो, या शिक्षा का अधिकार, तो सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि समानता के अधिकार के लिए या फिर जो हम अवसरों की समानता की बात कर रहे हैं, राज्य को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे जिसके लिए ये सुरक्षाएं लोगों तक पहुंच सकें। जब हम अवसर की बात कर रहे हैं तो वो चाहे सरकारी नौकरियों में समान अवसर हो, जिसके लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों को भी आरक्षित किया गया है ताकि समान रूप से प्रतिभागी बनने का अवसर तो मिले। और दूसरी तरफ चाहे वो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, जैसे कि पंचायती राज में हम जानते हैं 1/3 सीट कम से कम आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से सभी लोगों के समानता के लिए हम अवसर भी प्रदान करते हैं और प्रतिष्ठा को भी सबकी बराबर आंकते हैं। इसके आगे चलते हैं। 3 तरह की सुरक्षाएं हम समझ चुके हैं, वो है न्याय के लिए,
स्वतंत्रता के लिए और फिर समानता या समता के लिए। अब इस सब के साथ आगे क्या सुनिश्चित किया जाएगा? हर व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित किया जाएगा, और हर व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने के साथ ही देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने वाले बंधुत्व के भाव को समर्पित किया जाएगा, उसको प्रफुल्लित किया जाएगा समाज के अंदर। अब जब हम बात कर रहे हैं कि सभी लोगों की गरिमा को सुरक्षित रखा जाएगा, तो ऐसी कोई भी गतिविधि या ऐसी कोई भी परंपरा जो लोगों की गरिमा के खिलाफ है, उसको बंद करना होगा। जैसे भारत में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो महिला सम्मान या महिला गरिमा के खिलाफ जाते हैं। दहेज प्रथा उनमें से एक हो सकती है, कन्या भ्रूण हत्या उनमें से एक हो सकती है, या फिर जो जिस तरह के कुकृत्य महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, मतलब कि आज वो दौर है जहाँ पर लोग प्यार करने से पहले फ्रिज खरीद लेते हैं कि कल को अगर हत्या करनी पड़ जाए तो लाश को फ्रिज में संभाला जा सके। हम वॉकर मर्डर केस की बात कर रहे हैं, श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के बारे में। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज की वजह से उपजी जो कुरीतियाँ हैं, ये जो महिला गरिमा के खिलाफ जाती हैं, ऐसी चीज़ों को रोकना होगा। और इस संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं या इसको प्रतिपादित करते हैं। और इसी के साथ ये भी रखा जाए कि हर व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात की जा रही है। हमने एक महिलाओं का उदाहरण जरूर किया है, लेकिन बहुत सारे समुदायों की गरिमा की बात हो सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई किसी धर्म के खिलाफ दंगे होते हैं और कुछ साल बाद ये कहा जाए कि चलिए सब पुरानी बातें भूल जाइए और हमें बंधुत्व का भाव बना कर रखना है, तो यहाँ पर थोड़ा ठहर के सोचना होगा। संविधान हर व्यक्ति हर समुदाय की गरिमा का सम्मान करता है, तो पहले जिन्होंने भी वो दंगे किए थे, जो भी उस कुकृत्य में शामिल थे अपराधी के तौर पर, उनको सज़ा दी जाए ताकि न्याय भी सुनिश्चित किया जाए और इससे बंधुत्व का भाव भी आएगा। और जब हम बंधुत्व की बात कर रहे हैं, बंधुत्व का भाव के सब एक जैसे हैं, सब में समानता का भाव हो, तो इसके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे भारत के अंदर एक ट्रिपल तलाक, मतलब एक सांस में 3 बार तलाक कह देने पर इस्लाम के कुछ वर्गों में तलाक को फाइनल मान लिया जाता था। अब यहाँ पर यही तो दिक्कत है कि एक मुस्लिम महिला, उसमें बंधुत्व का भाव कैसे आएगा? शाहबानो बेगम केस में शाहबानो मैडम ने यही तो कहा था कि क्योंकि मैं इस्लाम और भारत में जन्मी हूँ तो मुझे इस तरह से तलाक देके घर से बाहर कर दिया गया। जबकि इसी देश में अगर हिंदू, सिख, बुद्ध या जैन महिला होती तो उसको कोर्ट में केस लड़ना पड़ता। आप इतनी आसानी से उसके अधिकारों का हनन ना कर सकते। तो फिर जब मुझ में समता का भाव नहीं आ पा रहा है, मैं समान नहीं महसूस कर पा रही हूँ, तो मैं किस तरीके से बंधुत्व का भाव लेके आऊँ? तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, जिनके प्रावधान हमें संविधान के मूल में आगे मिलेंगे, अलग अलग अनुच्छेदों में हमें मिलेंगे। अब जब हम ये बात कर चुके हैं कि बंधुत्व का भाव, लोगों की गरिमा, जब ये दोनों चीज़ें हम सुनिश्चित कर पाएंगे तो फिर एकता और अखंडता तो बनी रहेगी। पर हाँ, ये याद रखें कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। लोगों में जैसे ही बंधुत्व की भावना बनेगी, एकता की भावना बढ़ती चली जाएगी। और अखंडता, यहाँ पर हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। भारत खंडित नहीं हो सकता है। हम आगे भाग 1 पढ़ेंगे जहां हम ये देखेंगे भारत की संसद के पास अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण तो कर सकती है, लेकिन यहाँ से टूटकर अलग हो जाने का अधिकार किसी राज्य या किसी भूभाग को प्राप्त नहीं है। तो हम एकता, अखंडता, बंधुत्व बनाए रखेंगे इसी संविधान के द्वारा। ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका मर्म हमें जानना होगा। अब इसके आगे तो एक उद्घोषणा की गई है, और उद्घोषणा ये कि हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। हम कौन? हम भारत के लोग, जहाँ से शुरुआत हुई थी। हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, पक्का इरादा करते हैं, और इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, मतलब ये वो तारीख जब संविधान को अधिनियमित किया गया या पूरा किया गया, तो इस तारीख को हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अपना एक अंग स्वीकार करते हैं, साथ ही में अधिनियमित करते हैं। यह शब्द आपने बहुत याद रखना है। अधिनियमित का मतलब होता है किसी भी आलेख को कानूनी रूप से बनाना। मतलब जब किसी भी आलेख के साथ कानूनी शक्ति शामिल हो जाती है तो उसको अधिनियमित कहा जाता है। याद रखें, संसद कानून लिखती नहीं है, संसद कानूनों को अधिनियमित करती है, कानूनी शक्ति के साथ बनाती है और साथ ही में आत्मसमर्पित करते हैं। तो हम भारत के लोगों ने ही बनाया और खुद को आत्मसमर्पित कर लिया। इससे ये याद रखा जाए कि भारत में लोकतंत्र का जो स्रोत है,
या संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो संविधान सभा नहीं थी, बल्कि संविधान सभा को तो खुद लोगों ने ही शक्ति दी थी संविधान लिखने के लिए। तो जो संविधान का शक्ति स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं, हम भारत के लोग। पर हमारी परेशानी वही है, लोकतंत्रात्मक हमारे ढांचे के अंदर जब हमारे ही द्वारा चुने नेता ये कहते हैं कि कौन भारत के लोग, और नीतियां वो अपने हिसाब से बनाने लग जाएं या अपने कारोबारी मित्रों के हिसाब से बनाने लग जाएं, तब संविधान की मूल भावना आहत होती है। टोटल हमने 85 शब्दों के परिप्रेक्ष्य में बात की है, हर शब्द को जानने की कोशिश की है कि इनके मायने क्या हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और सीधे सीधे कुछ प्रश्नों की तरफ आते हैं, और ख़ासकर प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अब ये जो एक सारे के सारे हमने प्रस्तावना की बात की है, इससे अगर 8-10 प्रश्न भी आप बना लें तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में ये बिंदु आसानी से हल हो जाता है। जैसे सबसे पहले बात करें, जो एक प्रश्न बारंबार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, पहला प्रश्न जो अनेकों बार बारंबार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो है कि कौन सी संवैधानिक शोध के बाद प्रस्तावना के अंदर कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो संवैधानिक संशोधन था 42वां 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में, और उस वक्त इस संवैधानिक शोध के बाद भारत की प्रस्तावना में, भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। जी हाँ, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए। तो एक मुख्य परीक्षा में सवाल यह हो सकता है कि क्या फिर 1976 से पहले भारत समाजवाद की नींव पर नहीं खड़ा था, या पंथ निरपेक्ष नहीं था, या अखंडता के बारे में कोई बात नहीं थी। ये ज़रूर याद रखें, इन शब्दों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेदों के रूप में पहले से ही संविधान में मौजूद थे। तो जो भारत का चरित्र है वो 1976 से पहले भी समाजवादी था, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद की भरमार है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष भी था, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और साथ ही 15-16 में कहा गया है धार्मिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अखंडता का भाव भी पहले ही था, क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहीं पर भी खंडित होने की बात नहीं की गई है, ऐसी कोई शक्ति किसी के पास है ही नहीं। तो भारत के चरित्र में ये चीज़ें पहले से शामिल थीं, बस बात ये थी कि 1976 से पहले भारत के चरित्र की ये बातें प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं थी, तो 1976 में प्रस्तावना में उल्लेखित कर दी गई है। तो आज अगर आपको संविधान पढ़ने के बाद लगता है कि कोई ऐसी सौंदर्यपूर्ण चीज़ है जो भारत के संविधान में है लेकिन प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, और भारत के चरित्र को या भारतीय संविधान के चरित्र को और सौंदर्यपूर्ण तरीके से बता सकती है, आप आज ऐड कर दें। अब ऐड करने की जब मैंने बात की है तो दूसरा सवाल ये आता है, क्या भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है या किया जा सकता है? अब एक तो हुआ ही है, तो इसका मतलब हाँ जी, संशोधन तो किया ही जा सकता होगा। लेकिन क्या इसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और संशोधन पर रोक लगा दी गई हो? तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक में इस तरह की चीज़ पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो यही हमें निर्णय लेना होगा कि प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो दो केस हम याद रखेंगे। एक है रे बेरूबारी यूनियन केस 1960। इसमें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यही मानने से इनकार कर दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। इस निर्णय में कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वही बातें किसी भाग में नहीं दिया गया है, कोई अनुच्छेद नंबर नहीं दिया गया, किसी अनुसूची में भी उल्लेखित नहीं किया गया। ये तो एक अलग से सौंदर्यपूर्ण आलेख को जोड़ा गया है संविधान के अंदर, तो ये हिस्सा नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इसी निर्णय को 24 अप्रैल 1973 को आए केशवानंद भारती निर्णय में पलट दिया, और केशवानंद भारती निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। अब जब ये अभिन्न अंग बन चुकी है तो फिर अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी संभव है। लेकिन यहीं पर याद रखें कि प्रस्तावना के अंदर, या फिर ये बात संविधान पर भी लागू होती है जो केशवानंद भारती निर्णय में ही आई, कि कोई भी संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो अगर प्रेम्बल में, अगर प्रस्तावना में कोई इस तरह का संशोधन हो रहा है जो भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, वो नहीं मान्य होगी। इसके इतर
अगर मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो कोई भी संवैधानिक शोध मान्य होगा प्रस्तावना के अंदर भी। अब इसके आगे और क्या सवाल हो सकते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि इसके जो हमने मुख्य शब्द पढ़े थे, जैसे हमने न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात की है, या फिर इसके अलावा हमने संप्रभुत्ता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्दों की बात की है। तो इन शब्दों के क्रमानुसार सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब सबसे पहला शब्द क्या है, 5 शब्द आपको दे देंगे या 3 शब्द आपको दे देंगे, या फिर मध्य में कौन सा आता है या अंत में कौन सा आता है। तो जो क्रमवार तरीके से, या फिर कह देंगे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके आप बताइए। तो इस तरीके से शब्दों के क्रमांक या उनके क्रम पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और या 2-4 और सवाल, जैसे कि एक कि क्या जो प्रस्तावना है इसके आधार पर कोर्ट में केस किए जा सकते हैं, न्यायालय जाया जा सकता है और न्याय मांगा जा सकता है। तो याद रखें जो एक अंग्रेजी का शब्द है कि ये जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल मतलब प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में केस करके न्याय नहीं मांगा जा सकता है। यहाँ पर उल्लेखित मूल्यों का अगर उल्लंघन होता है तो केस करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए आपको संविधान के किसी अनुच्छेद को आधार बनाना होगा। जैसे यहाँ समता की बात की गई है तो आप अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 की बात करेंगे, प्रेम्बल की बात आप नहीं करेंगे। और खासकर ये जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, जो अंग्रेजी का शब्द है वो इसलिए नहीं है, एक तो खास बात ये कि प्रस्तावना ना तो किसी संवैधानिक संस्था को कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही संवैधानिक संस्था की किसी भी शक्ति के ऊपर कोई रोक का काम करती है। ना संसद को कोई शक्ति दे रही है, ना ही न्यायपालिका को या कार्यपालिका को कोई शक्ति भी प्रदान नहीं कर रही है, साथ ही उनकी शक्तियों पर किसी तरह की रोक का भी काम प्रस्तावना नहीं करती है। लेकिन इस सब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेदों को समझने के लिए, कि जब कभी संविधान की किसी अनुच्छेद का, किसी शब्द का मतलब निकालना हो तो प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखेंगे कि प्रस्तावना एक कुंजी के तौर पर भी काम करता है। कुंजी जिसके सहारे हम संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं। मतलब कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा अनुच्छेद किस राजनीतिक दर्शन या किस मूल्य से प्रभावित होकर यहाँ रखा है। जैसे जब हम बात करेंगे कि संसद के किसी अनुच्छेद को हमें समझना है तो हम प्रस्तावना में लिखे लोकतंत्रात्मक ढांचे के प्रकाश में ही संसद के अनुच्छेदों को समझ पाएंगे। तो एक कुंजी का काम करती है प्रस्तावना, जिससे हम अपने संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांक सकते हैं कि संविधान बनाते वक्त उन्होंने किस नियत से कौन से अनुच्छेदों को संविधान में पिरोया है। तो ये वो सारे सवाल, प्रश्न जो प्रायः हमें प्रारंभिक बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि प्रस्तावना की ये चर्चा परिचर्चा आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।